दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं स्टडी एट होम परिवार में। दोस्तों आज यहां पर एक छोटी सी परीक्षा के बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती के बारे में मैं बात कर रहा हूं और बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पर परीक्षा के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी है उसके संबंध में। तो आप सभी वैसे समझदार हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा गाइड करना मेरा ये कर्तव्य है। तो आप ध्यान से इस जानकारी को अवश्य सुने। सबसे पहले आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसको प्रिंट करवाएं। आपने करवा लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। साथ में आपको जो कोविड-19 का जो प्रमाण पत्र मिला है उसे भी आपको प्रिंट करवाना है और भरकर है वो साथ ले जाना है। यानी कि जो प्रवेश पत्र के साथ में यहाँ पर कोविड-19 का एक प्रमाण पत्र जो सेल्फ डिक्लेरेशन का है तो उसको भी आपको भर के साथ में ले जाना है। साथ में 2 रंगीन फोटो आपको है वो साथ में ले जानी है। एक पहचान आईडी आपको तैयार रखनी है और साथ में ले जानी है। अभी जो पहचान आईडी है साथियों, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पहचान आईडी यहाँ पर आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, या इसके अलावा जो कोई दूसरा भी आपका जो जिस पे फोटो लगी हो ऐसा जो प्रमाण पत्र है आपके पास में हो सकता है। जैसे पासपोर्ट भी है या कोई आपका लाइसेंस भी हो सकता है, तो ये आप ले जा सकते हैं जिस पे आपकी फ़ोटो हो, जन्म तिथि हो और आपका नाम, पापा का नाम ये लिखा हो। ध्यान रहे, अगर आपके इस पहचान आईडी पे आपकी जन्म तिथि नहीं लिखी है तो आपको एक अन्य दस्तावेज जिससे कि जन्म तिथि का पता चल सके वो आपको ले जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मतलब कि कोई ऐसा दस्तावेज आप लेके जाते हैं जिसमें आपकी जन्म तिथि नहीं लिखी है तो फिर आपको जन्म तिथि के लिए अलग से लेना पड़ेगा। तो आधार कार्ड ऑल इन वन है और सबसे बेस्ट है, आप इसे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा साथियों यहाँ पर फेस मास्क आपको लेके जाना है। यानी मास्क कोविड-19 के एक तो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म हो जाएगा और मास्क आपको जरूर ले जाना है। अब लगाना आवश्यक है नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन वर्तमान में ये नियम है जारी किया हुआ है कि आपको मास्क और सेल्फ डिक्लेरेशन लेके आना पड़ेगा। परीक्षा की तिथि और समय और स्थान की पूर्ण जानकारी आप प्राप्त करनी है कि मेरा परीक्षा तिथि कौन सी है, समय कौन सा है, स्थान कौन सा है। तो इसके संबंध में आपको पूर्ण जानकारी रखनी है ताकि आप एक उचित माध्यम से वहाँ पे पहुँच सकें। एग्जाम सेंटर पर या पास में समय से पहले पहुँच जाएं ताकि स्ट्रेस से बचा जा सके। कभी कभी क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो जब लेट हो जाती है, देर हो जाती है, तो फिर भागदौड़ में हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमें चिंता होने लगती है और हम मतलब कि चिंताजनक स्थिति में फिर एग्ज़ाम में पहुंच भी जाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रेस महसूस होता है, जिसकी वजह से हम अपना जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आपको थोड़ा सा समय से पहले उस सेंटर के पास में पहुँच जाना है और लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी है कि यही सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर पर पहुंचकर नोटिस बोर्ड पर अपने रोल नंबर है वो कंफर्म करने हैं कि जिस सेंटर पे आप पहुंचे हैं वो आप उसी सेंटर पे पहुंचे जहाँ पे आपका एग्ज़ाम है, या जो आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें जो सेंटर का नाम दिया गया है उस सेंटर का नाम भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कंफर्म करना है कि जहाँ आपका एग्ज़ाम है आप वहीं पर पहुँचे हैं। आगे मैं बात करता हूँ परीक्षा तिथि और समय और स्थान पर रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार समय पर ही आपको पहुंचना है, आपको देरी नहीं करनी है। रिपोर्टिंग टाइम जो भी हो उस रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार, जैसे कि जो सुबह की शिफ्ट में जो भी एग्जाम होंगे उनको 7:30 से लेकर 8:30 तक उनका रिपोर्टिंग टाइम है। 8:30 के बाद में उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर लगभग भाई आप ज़्यादा नहीं तो मैं आपको बता सकता हूँ 7:30 का टाइम है, 7:30 का टाइम है तो आप 8 बजे तक तो हर हालत में वहाँ पहुँच जाएं। ज़्यादा देर भी न करनी है और ज़्यादा आप जल्दी भी ना जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप 8 बजे तक जा सकते हैं। आपका एग्ज़ाम है साथियों, यहाँ पर 8:30 से आपको अंदर भेज दिया जाएगा, बायोमेट्रिक होगी, आपको सीट पर बैठा दिया जाएगा, जो भी फॉर्मेलिटी होगी वो पूरी की जाएगी। 9 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 9 से 10:30 तक 1.5 घंटे तक आपका एग्ज़ाम वो चलेगा। अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर जाना है, जाके मतलब कि एग्ज़ाम है वो देना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ सेंटर पर फिर से आपकी वहाँ पर एक बायोमेट्रिक जांच होने वाली है। अंगूठे का निशान जिस पे लिया जाएगा, तो आपका जो बायां अंगूठा है बाएं हाथ का, इस अंगूठे का फिंगर लिया जाएगा। तो यहाँ पर फिंगर के संबंध में आपके हाथ है, अंगुलियाँ जो मतलब कि बायां फिंगर जो अंगूठा है उसको साफ सुथरा आपको रखना है। किसी भी प्रकार की कोई पेंटिंग है, कलर है या कोई मेहंदी है, ऐसा नहीं लगाना है। आप सभी जेंट्स हैं ये, क्योंकि केवल बॉयज वैकेंसी है, मेल वैकेंसी है, तो यहाँ पर महिलाओं का कोई काम नहीं है। तो मेहंदी वाली वो समस्या यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है वो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बायोमेट्रिक के बाद आपको एक कंप्यूटर सीट आवंटित की जाएगी। आपको केवल उसी सीट पर बैठना है जो आपको आवंटित की जाती है।
ये कंफर्म आपको पहले कर लेना है कि जिस सीट पे आप बैठे हैं वो आपको आवंटित जो मतलब की सीट है वही है। ठीक है, इसके लिए वो सीट पे रोल नंबर वगैरह हो सकते हैं, या जो आपके जब आप एग्जाम सेंटर पर जिस रूम में प्रवेश कर रहे हैं तो उस रूम के एंट्रेंस जो है वहाँ पे दरवाजे पर एक लिस्ट चिपकी होगी, तो वहाँ पर भी आपको सीट संख्या या कंप्यूटर संख्या जो भी है आवंटित सीट है उसकी डिटेल वहाँ पर आपको दी जाएगी। तो आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं कि भी आप अपनी खुद की स्वयं की सीट पे ही बैठे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपके कंप्यूटर पर रोल नंबर भरने पर वहाँ आपका डाटा शो हो जाएगा। जैसे आप वहाँ बैठेंगे आपको लॉगिन करवाया जाएगा, लॉगिन करवाते ही आपका डाटा वहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये डाटा है वो आपका ही लॉगिन हुआ है, आप किसी दूसरे का तो एग्जाम नहीं दे रहे हैं, इस बात का आपको थोड़ा सा कन्फर्म रखना है। ठीक है, रफ कार्य के लिए आपको एक रफ शीट है वो वहाँ पर मिल जाएगी, उसे प्राप्त करते ही उस पर आपको एग्जाम का नाम लिखना है, अपने रोल नंबर अवश्य लिखें, फिर कार्य स्टार्ट करना है। तो आपको अपने साथ में किसी भी प्रकार का कोई पेन है, कागज़ है, रफ कार्य के लिए अनावश्यक सामग्री, आपको घड़ी है, मोबाइल है, इन सबको आपको बाहर ही रखना पड़ेगा, अंदर आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना है। पेपर देते समय पेपर टाइम का विशेष आपको ध्यान रखना है कि आप समय पर है, पूरा का पूरा पेपर है, क्योंकि 100% है, 90 मिनट का टाइम है, तो मैथ और रीजनिंग के 30% है जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूम कर देते हैं। लगभग कई लड़के तो ऐसे हैं जो इन 30 प्रश्नों में लगभग 60 मिनट है वो खा जाते हैं। तो फिर बाकी के जो 30 मिनट बचते हैं उनमें 50 प्रश्नों को करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो आपको लगभग आपकी जो ये 30% है 40 से 45 मिनट तक आप इनको पूरा करने का प्रयास करें, या फिर एक आप प्लान कर सकते हैं। प्लान में ये है कि आप सबसे पहले जो जीके का पोर्शन है और जो ड्राइवर का पोर्शन है, इन दो पोर्शनों को जो प्रश्न आ रहे हैं अच्छे तरीके से आप इनको पहले कर दें, ताकि आप बाद में जब समय का अभाव होगा तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे और समस्या आ सकती है। तो आपको सबसे पहले जीके और फिर ड्राइवर पोर्शन के जितने प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं को करना है। जीके और ड्राइवर के प्रश्न आप कर देंगे, उसके बाद में आपको मैथ और रीजनिंग में जाना है, ये फिर आपको कर देनी है। ये करने के बाद में आपको काउंटिंग कर लेनी कि आपका स्कोर है लगभग भाई आपने कितने अटेंड कर लिए हैं, उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आपका जो पेपर है इसमें नकारात्मक अंक है, यानी कि नेगेटिव अंक है, 1/4 इसको रखा गया है, या दूसरी भाषा में 0.25 अंक आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो कहने का मतलब है अगर आप 1% सही करते हैं, 1% सही करेंगे तो 1 अंक मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन 4 गलत कर देते हैं, 4 गलत करेंगे, 4 गलत तो 1 अंक काट भी लिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि 1 सही किया तो 1 अंक मिलता है, 4 गलत कर दिए तो यहाँ पर 1 अंक वापस कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको गलत नहीं करने हैं। फिर भी साथियों यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। वो जानकारी ये है कि पेपर में उपस्थिति बहुत ही कम रहने की संभावना है। टोटली आप जानते हैं 1,97,000 फॉर्म है वो भरे गए हैं, और इनमें से लगभग 30 से 35 हज़ार है जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। लगभग मेरा अनुमान है कि 30 से 35 हज़ार बंदे इस एग्जाम में बैठने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर लगभग 1 लाख बचते हैं, और इन 1 लाख में से भी मैं दोस्तों यहाँ पर मेरा ये मानना है कि लगभग 25 से 30 हज़ार बंदे हैं वो या तो तैयारी नहीं करने के बारे में, या उनका एग्जाम सेंटर दूर आ जाने के कारण वो इस एग्जाम में नहीं बैठने वाले हैं। तो उपस्थिति के संबंध में मेरा विचार है काफ़ी कम इसमें रहने वाली है, लगभग 1 लाख के आसपास इसमें उपस्थिति रह सकती है, थोड़ा सा ये अनुमान है। तो आपको पेपर में उपस्थिति बहुत कम रहने की संभावना है, फिर भी आपको सतर्क रहते हुए पेपर करना है। अब सतर्क क्या है, अब इसमें क्या कह दिया गुरुजी, हमारे समझ में नहीं आया। तो औसत अंक 60 से 65 मान सकते हैं, लेकिन ये सब पेपर पर निर्भर करेगा। फिर भी दोस्तों यहाँ पर आपको चीज़ का ध्यान क्या रखना है, माना कि ये एक ऐसा खेल का मैदान है जिसमें आपको आगे जाना है, बाकी के जो खिलाड़ी हैं उनसे आपको आगे जाना है। आगे जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप अगर 100 में से अगर आप केवल 55% कर दिए कि भाई मुझे इतने आ रहे हैं और वापस आप आ गए, तो 55 में से हो सकता है 5 गलत हो जाए, तो फिर कितने बचेंगे, लगभग अब मैं मान सकता हूँ लगभग 48 के आसपास आपके अंक बचते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है। अब क्यों हो सकती है, 48 काफ़ी लो स्कोर है। इसकी तुलना में आप अगर यहाँ पे आपको माना कि 55 आए, आपको लगभग 15% थे जो डाउटफुल थे, आपने उनको कर दिया तो 70 अटेंड हो गए। 70 में से 4 या 15 जो डाउटफुल थे, 4 या 5 या 6 अगर गलत भी हो जाते हैं तो 2 नंबर ये हो जाएंगे और 6 के वो 8, मतलब कि 62 का स्कोर बचता है। तो आप क्या है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको एक सेफ स्कोर पर भी रहना है। आपको सेफ स्कोर
तक आपको पहुंचना पड़ेगा। सेफ स्कोर क्या है, अभी 60 से 65 में मान रहा हूं, यानी कि आपको 60 नंबर तक तो आपको लाने ही पड़ेंगे, करेक्ट करने ही पड़ेंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे 65 भी करते हैं, ऊपर का तो कोई सीमा नहीं है, आप चाहें उतना कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कि आपने यार 50 कर दिए और बाकी सारे के सारे छोड़ दिए। इसमें अगर 5% भी गलत हो गए तो फिर तो बैठ गई ना, जो आप मतलब कि मामला गड़बड़ हो गया ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पर्सन अटेंड, मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी भी हालत में 70 से कम पर्सन अटेंड नहीं करेंगे आप, ये मेरा मानना है। थोड़ा सा ये मेरा निजी विचार है, बाकी आप अपने स्वयं के विचार, स्वयं के बुद्धि, स्वयं का विवेक है, इसका इस्तेमाल करना कि क्या करना उचित रहेगा। हालांकि नेगेटिव मार्किंग है, मैं ज़्यादा का नहीं कहता, लेकिन जिनकी अच्छी तैयारी है, जिनकी अच्छी तैयारी है उनका तो मैं मानूंगा कि आप 85 से कम तो अटेंड किसी भी हालत में नहीं करेंगे। 85 तक आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपका स्कोर जितने भी पर्सन होते हैं 100 में से अगर आपके 60% आपको लगता है यार मैंने सही कर दिए हैं, तो फिर आप इसमें रिस्क है वो लगभग 75 to 80 तक ले सकते हैं। 15 से 20% जो आपने पढ़े हुए हैं थोड़ा सा डाउटफुल है, तो आप उन पे रिस्क ले सकते हैं। रिस्क ही जीवन है, रिस्क एक खेल है और इस खेल को खेलना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी एग्जाम होता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कोई भी बंदा ऐसा परफेक्ट नहीं होता कि जिसने मतलब कि 50 कर दिए तो 50 में से 50 हो जाएंगे। 50 में से भी रिस्क रहती है कि 2-4 तो गलत हो ही जाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से है वो करना है, यानी कि आप एक सेफ स्कोर में बने रहें। कल को ये ना हो जाए कि आप 50 करके आए हैं और बच्चे हैं जो बाद में बचते हैं काट पीट के तो 35 बचते हैं, तो उसमें काम नहीं चलने वाला है। तो आपको ये 50 वाला, ये 45, 50, 55 वाला ये मामला आपको वहाँ पर नहीं रखना है। थोड़ा सा आपको काफ़ी अच्छे स्कोर की ओर बढ़ना है और मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा स्कोर आप सभी के आ रहा है। सभी स्टूडेंट्स हैं वो 60+ स्कोर तो यहाँ पर आराम से ला रहे हैं, तो ज़्यादा चिंता यहाँ पर करने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं है। तो यहाँ पर आपको समय का और प्रश्नों का वो नकारात्मक जो अंक है इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों आप सभी का बहुत अच्छा साथ रहा है और आपने काफ़ी अच्छी तरीके से मुझसे जो है हाथ मिलाकर, दोस्ती करके और हमारा कोर्स परचेज करके हमसे जुड़कर आपने काफ़ी अच्छी तैयारी की है और मुझे मान और सम्मान दिया है। मैं भी आपकी जो भावना है उसका मान और सम्मान करता हूं और आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के साथ में मेरी जो दुआ है, मेरा जो आशीर्वाद है आप सभी के साथ में है और मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्य में वो कामयाब होकर लौटेंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप ज़रूर सक्षम बनेंगे। और आपने जो सीखा है, जो आपने पाया है, जो आपने कमाया है, वो ज्ञान आपको कल के पेपर में, वो ज्ञान आपका जो है वो कल के पेपर में काम आएगा और उस ज्ञान की बदौलत आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जरूर सक्षम होंगे, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों आपको अग्रिम शुभकामना के साथ में आपका पेपर अच्छा होगा मैं उम्मीद करता हूं। सभी को दोस्तों यहाँ पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे कोई ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, पूरी आपको नींद लेनी है। यहाँ पर आपको पहले दिन यहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई के चक्कर में नींद नहीं निकालनी है, पूरा अच्छी तरीके से भोजन करना है, भोजन के साथ साथ पूरी नींद लेनी है, समय पे उठना है, समय पे उठ के हाथ मुंह धो के स्नान करके पूर्ण रूप से फ्रेश होके फिर आपको सेंटर पे पूरी तरह से तैयार होके जाना है। यहाँ पर आप ज़्यादा पढ़ाई के चक्कर में, ज़्यादा मतलब कि थोड़ा स्ट्रेस में आने से थोड़ा सा आपको अपने आप को है वो बचाना है, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।